हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज़। ये वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जब आप इस वीडियो सीरीज़ को देखोगे आपको पता चलेगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही कम समय में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बताना है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसका आंसर आपने करना है कमेंट बॉक्स में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता क्या है। नाउ चॉइस को इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए स्कैर्सिटी क्या होता है। Now, scarcity refers to the situation when what you have is less than what you wish to have. Now, scarcity एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो लेस हैं, वो कम है जो आप विश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1,00,000 रुपए है, लेकिन आपकी विश ये है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए थे। इट मीन्स दैट देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आपको 1 करोड़ हो, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम हो एज कंपेयर टू द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज स्कैर्सिटी, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कमी। नाउ चॉइस क्या होती है? चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। नाउ जो हमारे पास लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर से हम जो चूज करेंगे उसको कहते हैं चॉइस, ठीक है। अब ये चॉइस क्यों हम करते हैं? ये इसलिए होते हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तब हमें चॉइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मर्जी है जो उठाओ, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा है, ठीक है। लोहे की आप बसेस बना सकते हो, गाड़ियाँ बना सकते हो, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल बना सकते हो, बहुत सारी यूजेज हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है। नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज ये भी है, अनलिमिटेड वांट्स ये भी रिलेटेड है, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये भी है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिव इनकम, ये आपने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखा हो कि हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एक्सेसिव इनकम इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर। नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिसोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहले वो स्कैर्स हैं रिलेशन में, दैट इज वो कम है, और उनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज हैं। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कैर्सिटी अराइज। ना हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है तो स्कैर्सिटी अराइज कब होती है? ना हम जानते हैं कि जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम हो एज कंपेयर टू डिमांड, उस केस में हमारे पास क्या होती है? स्कैर्सिटी होती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट। जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों अराइज होती हैं? बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, तो ये तीनों हमारे पास सही ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स, क्या वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं, अवेलेबल एट जीरो प्राइसेस? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा इसका आंसर डेफिनेटली आप बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। नाउ जो स्कैर्सिटी रिसोर्सेज है ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? माइक्रो लेवल दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल करती है, और मैक्रो लेवल दैट इज नेशनल लेवल पे उस पर भी करती है। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर स्कैर्सिटी है, दैट इज एट माइक्रो लेवल पे भी है और मैक्रो लेवल पे भी है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट विच आर। नाउ जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या इन्वॉल्व करती है? नाउ हमारे पास टू टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है,
एक होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करती है इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, ये होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये जस्ट ओपिनियन है इकोनॉमिस्ट की, ठीक है, ये सिर्फ ओपिनियंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। ये इस तरह से पूछा जाता है कि क्या था पहले, क्या है आज और क्या होगा, ठीक है। और इसकी जो स्टेटमेंट है ये व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक। इसकी एग्जांपल है समबडी सेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर पॉपुलस, ठीक है, कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हालांकि ये रॉन्ग है बट ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से जो नॉर्मेटिव, इसमें क्या है, समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड। ये इसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और ये पर्सनल ओपिनियन किसी की ना गलत हो सकती है ना क्या हो सकती है, सही हो सकती है। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि या इसने सही बोला या गलत बोला। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये तो जस्ट ओपिनियन है, ठीक है, इसको हम नहीं बता सकते तुम गलत है या सही है, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये वेरीफाइबल है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, सबसे पहले समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मेकिंग, कोई भी एक्टिविटी जो बनाएगी, प्रोवाइड करेगी, परचेज करेगी, खरीदेगी या गुड्स को सेल करेगी, ठीक है, गुड्स या सर्विस को सेल करेगी, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजप्शन, बिकॉज जब हम कंजप्शन करेंगे तभी तो हम चीज़ें खरीदेंगे, ओके। उसके बाद एक्सचेंज भी हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है। नाउ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज को कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। जो बाकी टाइप की इकोनॉमीज होती है उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, इसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, और ये कंट्रोल होती है मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस मतलब सप्लाई एंड डिमांड पे। इसकी जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको कंट्रोल करती है सेंट्रल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस से गवर्न होती हैं बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट उनको रेगुलेट करता है गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इसके एक एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी के। यहाँ पे देखिए जब कोविड-19 हुआ था तो तब सैनिटाइज़र की प्राइसेस बहुत ज़्यादा, सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। अगर इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी होती तो यहाँ पे फिर सैनिटाइज़र की प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फिक्स प्राइस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। एक प्राइस को कर दिया, फिक्स कर दिया कि इतने का आप सैनिटाइज़र बेच सकते हो, इतने से ऊपर सैनिटाइज़र नहीं बेच सकते हो। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंज्यूमर इज सॉवरन अंडर। नाउ सॉवरन का मतलब है सुप्रीम रूलर, कि मतलब जो मर्जी उसको वो करे। वो कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो होता है फ्री इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरन नहीं होता है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। नाउ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है उसका स्लोप क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। नाउ ये हमारे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्सेज। नाउ हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनसे हम दो गुड्स की कॉम्बिनेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है और हमने प्रोड्यूस करने हैं वीट एंड क्लॉथ्स, ठीक है। हमने जब लेट अस सपोज हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कहाँ पे खर्च कर दिए, वीट प्रोडक्शन में। तो लेट अस सपोज हमने 100 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो उस केस में हमने क्लॉथ्स कुछ भी नहीं बनाए। फिर हमने वीट थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा क्लॉथ्स किया, तो उसमें हमने क्या किया 90 10। फिर एक और कॉम्बिनेशन लिया कि हमने ज़्यादा रिसोर्सेज वीट को दिए लेकिन वो सिर्फ उससे 70 बना, फिर क्लॉथ्स को वो 2 बना, ओके। इसी तरह से हमने जब 2 ये थाउजेंड्स में 4000 जब हम क्लॉथ्स प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास जो वीट है वो 0 हो जाएगी, ठीक। हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज है वो फिक्स है और उस फिक्स रिसोर्सेज से हमने 2 प्रोडक्ट्स को
मतलब मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसका जो रिलेशनशिप है, इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा तो ये बनेगा हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। इसमें क्या ये दिखाता है, देखिए अगर हमने ए 100 प्रिपेयर किया तो जो एक्स है, सॉरी अगर एक्स वाई हमने 100 प्रिपेयर किया तो एक्स हमने 0 किया। फिर यहाँ पे अगर हम ये 90 किया, ये हमने 1 प्रिपेयर किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ आप ये याद रखोगे, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम दोनों चीज़ों को एक साथ बढ़ा नहीं सकते जब तक ना टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पशन दी है कि टेक्नोलॉजीज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है वहाँ से हम अगर एक प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे दूसरी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। अब इसके एक और 2 पॉइंट्स याद रखने, वो है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है राइट की तरफ, ठीक है। क्यों होता है? बिकॉज देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू गुड्स। एक को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप। और लास्ट में कनकेव टू द ओरिजिन। अब इसका देखो कनकेव है, अंदर की तरफ है ना इसका मुंह, ठीक है। और ये हो गया ओरिजिन, तो ये अंदर होगी, दैट इज कनकेव टू द ओरिजिन। कभी कभार इसका पूछा जाता है कि जो इसका स्लोप है वो किस साइड में है और कैसा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर ये बाहर की तरफ ऐसे होती तब होती कन्वेक्स, लेकिन अंदर की तरफ है तो कनकेव हो गई, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। ये जो मैंने यहाँ पे दिया है इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा, बिकॉज इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा इसके बाद में पढ़ेंगे। देखिए जब हमारे पास थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ठीक है। तो इसको जब हमने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ तो ये कब होगी? जब हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, उस केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इंक्रीज होगी। पहले हमारे पास क्या थी? ए पे थी, अब ये A1 पे चली गई है, ठीक। इसी तरह से जब रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे, कम होंगे, तो पहले ये ए पे थी फिर कम हो गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो में शिफ्ट होता है तो उस केस में क्या होगा? या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ठीक। अगर सिर्फ एक ही, या तो सिर्फ एक्स कमोडिटी या सिर्फ वाई कमोडिटी इंक्रीज होगी, उस केस में क्या होगी? उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। अब देखिए यहाँ पे एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो इसकी बढ़ गई है, ठीक है, इसके जो प्रोडक्शन बढ़ गई है। यहाँ पे सिर्फ वाई की हुई है तो यहाँ पे सिर्फ वाई की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो दोनों जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, पूरी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इन कर्व्स को भी आपने मेमोराइज करना, बिकॉज इनके बेस पे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए आप, हमारे पास सॉरी हमने वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, उस क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो तो वो क्या है होगा? वो होगा कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, वो कनकेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू। नाउ गाइस हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस, 2 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं उनको आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम क्या बनाएंगे, तो ये किसके रिलेटेड होगा? द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज हम किस तरह के गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इट इंडिकेट्स। नाउ आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करो भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ओके। और दूसरी चीज़ आपको अब याद रखनी है कि कोई भी पॉइंट इस कर्व से बाहर का मतलब ये है कि वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, उसको हम अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं ले सकते बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। और जो पॉइंट इसके अंदर होगा इसका मतलब इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता। इसकी जो एफिशिएंसी थी, जो पोटेंशियल थी, जो इसकी ताकत थी वो ये थी, ये जो कर्व हो रही है, बट ये इसके अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे। अब जब इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी ऑन पीपी, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगी वो पूरी इस लाइन के ऊपर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पोटेंशियल है उतना ही आउटपुट भी आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न्ड है? ये एक जर्नल लेवल की इकोनॉमिक्स करती है, पूरे एक नेशन की या कंट्री की, ठीक है। तो द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, पूरी होल इकोनॉमी की, बिल्कुल ठीक है। द जर्नल प्राइस लेवल, पूरा प्राइस लेवल इकोनॉमी का, बिल्कुल ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एसोसिएटेड विद जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नो, जर्नल इक्विलिब्रियम होता है बराबरी, तो कब होगी बिल्कुल जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? पहला हमारे पास ऑप्शन है इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स,
नाउ इस स्टेटमेंट में सिर्फ इक्विलिब्रियम किसकी हो रही है, गोल्ड मार्केट की, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में सिर्फ हो रही है कॉम्पिटिटिव मार्केट की, ठीक है। और हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी। सो जर्नल इक्विलिब्रियम जो एनालिसिस होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, दैट इज इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन। नाउ गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। एक हो गया हमारे पास फाइनल गुड्स, दूसरा हमारे पास हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, इसको नोट डाउन कीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, और तीसरा हमारे पास हो गया कैपिटल गुड्स, ठीक है। नाउ इन गुड्स को हम क्लासीफाई किस बेस पे करते हैं, इनको हम क्लासीफाई करते हैं एंड यूजेस ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की एंड यूज क्या है उस बेस पे। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं फाइन एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास घर है, ठीक है, आप घर को अपने लिए इस्तेमाल करते हो तो वो हो गए हमारे पास फाइनल गुड्स, ठीक है, वो मतलब वो कंजप्शन गुड्स में आएगा, ओके ना। अगर आप उसी घर को आप फैक्ट्री में यूज़ करोगे तो उस केस में होगा कैपिटल गुड्स। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने आटा खरीदा, आप उसको खुद अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो वो हो गई फाइनल गुड्स, लेकिन वही आटे को बेकर इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पे हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज वहाँ पर केक बनाएगा और उनको फिर बेचेगा, ठीक है। तो जो एंड यूज ऑफ गुड्स है वो डिपेंड करता है कि गुड्स किस तरह क्लासीफाई हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। नाउ कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती है, नाउ कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सो विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे मशीन है या घर है या ज़मीन है, इनको हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सालों के लिए, फ्यू ईयर्स के लिए नहीं करते बल्कि बहुत सालों के लिए हम करते हैं। विच इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन लॉस, बिल्कुल डेप्रिसिएशन होता है बिकॉज मशीनों की बहुत सारे वियर एंड टीयर्स होते हैं। घर होगा तो अगर हम घर यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेंट करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो हमारे पास बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फूड प्रोसेसर्स यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जांपल ऑफ। नाउ जो हम फूड के लिए जो चीज़ें लाते हैं, जैसे आटा वाटा जो भी लाया हमने, उसको जब हम घर के अंदर प्रिपेयर करेंगे तो ये कौन सी गुड्स बनेगी। इसका आंसर आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और आप इसका आंसर दीजिएगा पहले। नाउ आई होप आपने आंसर दिया होगा। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए अब ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको क्या किया था, इंटरमीडिएट गुड्स लिखा था, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वो तो फूड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में आटा लाएंगे और घर में केक बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो कंज्यूमर ने खरीदा है, वो अब बेचेगा नहीं, अब हम घर से उसको बेचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो कंजप्शन गुड्स में आएगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज। जब हमारे पास कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे आप कैपिटल गेन नहीं लिखेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, हमारे पास आएगा कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। नेट इन्वेस्टमेंट कब होती है। नाउ आपने याद रखना है कि नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।